अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं हुकूमत के लिए। एक जानिब हम देख रहे हैं कि बढ़ती महंगाई जो कि मुसलसल ही इस हुकूमत के दौरान बढ़ती चली गई है, अभी तक इनके काबू में नहीं आई है और अब फिर एक नई लहर एक्सपेक्टेड है जैसे ही रमज़ान शरीफ का आगाज़ भी होने वाला है। इसके साथ साथ अपोजिशन भी पंजे तेज़ किए हुए हैं और उनकी भी कोशिश यही है कि हुकूमत को काबू किया जाए। अब उन्होंने ज़ाहिर है लॉन्ग मार्च भी करना है, तो इस सिलसिले में भी हिकमत अमली बनाई जा रही है। अभी तक तो यही लग रहा है कि हुकूमत अपोजिशन से निमट रही है, लग नहीं रहा है कि अवामी मसाइल हल हो रहे हैं, लेकिन आगे अब टाइम कम है, कैसे इस सारी सूरत हाल से निपटा जाएगा इस पर बात ज़रूर करेंगे। और चूँकि आज हम ख़ास तौर पर महंगाई को और जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है उसके हवाले से डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो एक ख़ास गेस्ट भी हमारे साथ आज मौजूद हैं, माहिर मईशत फ़ारूक सलीम साहब भी आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और इमरान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। मैं एक शॉर्ट कमेंट अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं दोनों से ले लूँ, इमरान साहब से भी, हिलाली साहब से भी। हिलाली साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए गवर्नमेंट की? सर, सबसे बड़ा मसला इस वक्त अपोजिशन से निमटना है या फिर जो आवाम के मसले महंगाई वगैरह उनसे निमटना है? बिल्कुल, अपोजिशन से तो हो गया है मामला। अपोजिशन से अब चेयरमैन सेनेट आपका हो गया है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट आपका हो गया है, सेनेट में आप न्यूट्रल से फ्रेंडली सेनेट हो गया है, हालांकि आपका अक्सरियत नहीं है, और नेशनल असेंबली ने आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है। तो अब क्या रह गया है? इधर तो कुछ नहीं रह गया है। अब खुदा की तरफ, अवाम की तरफ आए, फोकस उधर जाएं। उनका जो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको उनके लिए जो आपने वादा किया था जो नहीं हुआ है वो आपको करना है। और पहली बात ये है महंगाई है, उसके बाद तब्दीली के रिफॉर्म्स हैं। अब महंगाई पे मैं आप जा सकता हूं और बता सकता हूं आपको क्या करना चाहिए और जो नहीं किया है उन्होंने, मगर होना चाहिए। बिल्कुल, मिसाल के तौर पे सर हिलाल साहब, मैं दोबारा भी अभी आती हूँ, बिल्कुल मैं अभी दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। लेकिन इमरान साहब, हिलाल साहब ने बात तो बिल्कुल सही की है कि अब फोकस करना चाहिए अवाम के मसाइल की तरफ। आज फिरदौस आशिक आवान साहिबा आई, उसके बाद फयाजुल हसन चौहान साहब आए, फवाद चौधरी साहब भी आए, कितने ही वज़रा, लेकिन सब ऑपोजिशन पर बात कर रहे थे, कोई अवामी मसाइल पे तो बात, तो फोकस तो लग रहा है अभी भी उधर ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, हमारा हुकूमत का अलमिया ये है कि जहाँ उन्हें फोकस करना चाहिए वहाँ वो फोकस कर नहीं रहे, और जहाँ पर नहीं फोकस करना चाहिए, ज़रूरत इतनी नहीं है, वहाँ वो फोकस किए हुए हैं। देखिए, हुकूमत की खुश नसीबी ये नहीं है कि हुकूमत की कारकर्दगी बड़ी अच्छी है। हुकूमत की, ये तो अवाम की बदनसीबी है कि हुकूमत की कारकर्दगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हुकूमत की खुश नसीबी ये है कि उन्हें अपोजिशन बड़ी नालायक मिली है। अपोजिशन ऐसी मिली है कि जो उनकी खामियों से भी पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा सकते, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो हमारे ताकतवर हलके हैं वो भी इस वक्त पिछली सियासी जमातों और पिछली हुकूमतों को गैर मशरूत तौर पर इक़्तिदार में शामिल करने के ख़िलाफ़ हैं। वो इसलिए हुकूमत को उस तरह से ख़तरा नहीं है। दूसरा, वो कहते हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब को अगर मौका दिया है तो इमरान खान साहब को भी कोई ऐसी कारकर्दगी दिखानी चाहिए। तो ये पूरा उनको फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन जो आवाम को फ़ायदा होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा। वो महंगाई में पिसते चले जा रहे हैं। क्यों ऐसा है, फ़ारूक साहब से जानते हैं। फ़ारूक सलीम साहब, हमेशा यही जवाब मिलता है कि पीछे विरसे में बड़े मसाइल मिले और माफियाज के साथ लड़ना पड़ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, और अब ज़ाहिर कोविड भी उसमें शामिल हो गया है। इस वजह से महंगाई और मईशत की जो सूरत हाल है उस लेवल पे नहीं है जिसके समरात आवाम को पहुँच सके। आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसी ये वजूहात ऐसी ही हैं जिनसे निपटा नहीं जा सकता था? जी देखिए समीना, दो बड़ी बुनियादी बातें जो हैं, पहली बात तो ये है कि मुल्क की मईशत, किसी भी मुल्क की मईशत का एक बड़ा गहरा ताल्लुक होता है सियासी इस्तेहकाम से या सियासी अदम इस्तेहकाम से। जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो, उसकी माशी पॉलिसी, उसकी मईशत जो है वो पिछले अगर 50-100 साल की कोई डेटा इकट्ठा कर लिया जाए जो IMF ने किया है, तो मईशत जो है वो सीधी सिमत पे नहीं चल सकती अगर आपके मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है। दूसरा एक बड़ा गहरा ताल्लुक जो है वो महंगाई और अपोजिशन के दरमियान में है।
ऑपोजिशन में समझता हूं कि किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं है हुकूमत के लिए, ऐसी हुकूमत जो आवाम के लिए काम कर रही हो, जिस मईशत के अंदर महंगाई ना हो। तो ये दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं। सिर्फ इस वजह से ऑपोजिशन जो है वो इतनी ताकतवर नजर आ रही है क्योंकि मुल्क में महंगाई है और अवाम के साथ जो वादे किए गए थे, जैसे जफर साहब ने शुरू में जिक्र किया, वो पूरे नहीं हो रहे। तो ये दो बुनियादी चीजें हैं कि पहले तो अगर सियासी इस्तेकाम हम नहीं ला सकते इस मुल्क के अंदर, जो नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो माशी पॉलिसी और आम पाकिस्तानियों के हालात तो बेहतर नहीं हो सकते। अब देखिए ये मईशत को मैं समझता हूँ कि आम आदमी के हवाले से सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें हैं। आपने देखना है कि आटे की कीमत क्या है, चीनी की कीमत क्या है और बिजली की कीमत क्या है। बाकी ऑपोजिशन वाले भी और हुकूमत वाले भी जितनी मर्जी बातें करते रहें कि मईशत बिल्कुल सही सिमत में चल निकली है, ऑपोजिशन वाले कहें कि नहीं चल रही, आम आदमी सिर्फ ये देखता है और आम आदमी को ये सिखाने की या समझाने की ज़रूरत नहीं होती कि आपकी मईशत कैसे जा रही है। आपको मईशतदान नहीं चाहिए आम आदमी को समझाने के लिए कि भाई आपकी मईशत कैसी। वो आटे की कीमत देखता है, वो चीनी की कीमत देखता है, वो देखता है उसके घर जो बिजली का बिल आ रहा है वो क्या उसकी आमदन के अंदर पूरा हो रहा है। अब आप अगर डेटा देखनी चाहें तो आप सोचिए कि पिछले 2 सालों में, तकरीबन 2.5 सालों में आटे की कीमत 35 से 70-75 रुपए पहुंच गई है, यानी कि 100% इजाफा है। अब पाकिस्तान की 70 साला माशी तारीख में आपको कोई भी ऐसा पीरियड नहीं मिलेगा जहां पे 2 सालों में आटे की कीमत 100% बढ़ गई हो। चीनी की कीमत जो है वो पिछले 2-2.5 सालों में 55 से 100 पे पहुंच गई है। आपको 70 सालों में कोई ऐसा पीरियड नहीं मिलेगा जिसमें चीनी की कीमत जो है वो 2 साल के अरसे में तकरीबन 100% बढ़ गई हो। मैंने अपना बिजली का बिल जो 2.5 साल पहले मैं देता था, आप अपने घर में अपने स्टूडियो में बिल निकाल के देख लीजिए, 2.5 साल पहले तकरीबन 11 रुपए का 1 यूनिट पड़ रहा था सारे टैक्सेस जमा करने के बाद। अभी जो संख्या मैंने लास्ट वीक अपना बिजली का बिल दिया है वो मुझे 28 रुपए फी यूनिट पड़ रहा है। अब आप अंदाजा कीजिए कि 11 से 28 रुपए 2.5 सालों में बिजली की कीमत बढ़ गई है, 100% आटे की कीमत बढ़ गई है, 100% चीनी की कीमत बढ़ गई है। और गौर कीजिए कि इन 2-2.5 सालों में आपकी और मेरी जो औसतन आमदन है वो गिर गई है। जी तो 2-2.5 कर गई है आम आदमी के ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्योंकि सियासी और माशी दोनों अमूर के माहिर हैं, तो 2 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा ख़ास तौर पे। हुकूमत तो बड़ी मासूम बन जाती है। हमारे शिबली फराज साहब कहते हैं कि महंगाई पे तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है, हम कैसे रोके। और जब बिजली का आपने जिक्र किया जिससे पूरा पाकिस्तान मुतासिर है, तो वो कहते हैं ये तो पिछली हुकूमतों ने मुआहदे इतने महंगे किए, हम क्या करें, हम तो रोक ही नहीं सकते। तो ये दोनों से तो वो बरीउज़्ज़मा होने की कोशिश करते हैं। तो आप समझते हैं कि हुकूमत इससे बरीउज़्ज़मा है? देखिए, एक बात तो दुनिया में जो तस्लीम की जाएगी वो ये है कि 2.5-3 साल आपकी हुकूमत गुजरने के बाद आप अगर ये चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछली हुकूमत की वजह से ये सब कुछ हो गया, तो वो अवाम खरीदने के लिए तैयार नहीं होगी। जो बात वो कह रहे हैं बिजली के मुआहदों के हवाले से, वो दुरुस्त है। जो PMLN ने मुआहदे किए थे, तकरीबन सारे मुआहदे उन्हीं के किए हुए हैं जो पिछले कुछ सालों में बिजली हमारे सामने आई है। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि वो महंगे मुआहदे हैं। हुकूमत ने कोशिश भी की उनके साथ मुज़ाकरात करने की, लेकिन सिर्फ बिजली के महंगे मुआहदों का मामला नहीं है। मैं समझता हूं कि जो बिजली की कीमत बढ़ रही है उसमें तकरीबन 25 से 30% जो है वो कंट्रीब्यूशन हो रही है महंगे मुआहदों की, और तकरीबन 35 से 40% कंट्रीब्यूशन वो हो रही है जो बिजली चोरी हो रही है। यानी कि आप अंदाजा कीजिए कि हम अगर 100 यूनिट बिजली के बना रहे हैं, उसमें से तकरीबन 25% बिजली चोरी हो जाती है। उसमें से 10% ऐसे हैं जो बिलिंग जाती है लेकिन वो बिल वसूल नहीं हो पाते हैं। तो 90% आप बिलिंग वसूल कर रहे हैं, 25% आपके यहाँ बिजली की चोरी हो रही है। सारा का सारा इल्जाम इस पे लगा देना कि बिजली के मामले बिल्कुल प्रोडक्शन तो है ही, लेकिन उसके साथ जो लाइन लॉसेस और जो दीगर रिफॉर्म्स करनी थी उसकी तरफ नहीं तवज्जो दी गई। डॉक्टर साहब, आप साथ मौजूद ही हैं, लेकिन मैं ज़फ़र हिलाली साहब की तरफ भी ज़रूर जाना चाहूँगी। हिलाली साहब, आपके नज़दीक क्या ऐसी चीज़ें हो सकती थी जो हुकूमत कर सकती थी काउंटर, लेकिन वो नहीं कर पाई, और वो कैसे उसको इम्प्रूव कर सकती है महंगाई की सूरत? पहली बात तो ये है
कि खाने के बारे में सोचिए ना, खुराक खाने के बारे में, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ खुराक। खुदा के लिए आपके पास फूड स्टॉक्स होने चाहिए, हर मुल्क के पास है, गोडाउन्स भरे हुए हैं। और किधर हैं वो गोडाउन? स्ट्रेटेजिक एरियाज में, की पॉइंट्स मुल्क में, उधर खाना होना चाहिए। चीनी, आटा, जो भी बेसिक फूड नेसेसिटीज है 4-5 आइटम्स के। उसके बाद आपको एक डिलीवरी सिस्टम होनी चाहिए। जब एक जगह में कमी होती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लोगों को तकलीफ होती है, तो दूसरे जगह से पहुंचते हैं वो। आपके पास एक एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम। तीसरी बात यह है, क्या भाई आपके पास पूरा एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, 200 साल से ये चल रहा है, उनका काम ये है कि मॉनिटर करना मार्केट को प्राइसेस में, और जब प्राइसेस गिरते चढ़ते हैं तो इन्फॉर्म करना। ये देन दी ट्रक सर्विस एफिशिएंसी डिलीवरी सिस्टम, एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम किक्स इन, सामान वो आता है। और उसके बाद होर्डर्स को और फ्लीसर्स को, जैसे शुरू में मैजिस्ट्रेट्स जो 3 महीने हम लोगों को देते, वो ये था इजाजत थी पनिशमेंट करने के लिए। होर्डर्स और ये लोग जो कीमतें बढ़ाते थे, इनको तो हम बख्शते नहीं थे। तो मैं ये जानना चाहता हूं, ये सब चीजें हैं, इनको क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है? और अगर आप कहेंगे फूड स्टॉक्स के लिए आपके पास पैसे नहीं है, कलेक्ट योर टैक्सेस। ये बिजली का बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, बहुत अच्छी बात की कि बिजली का 40% चोरी होता है। अगर आप 40% उधर निकाल दें और 5-7% कम कर दें, तो वही 11 रुपये में आप इस वक्त बिजली सप्लाई करते हैं, मगर आप नहीं कर पाए। और एक दफे जब ये अकाउंटेबिलिटी के चीफ मोहम्मद अनवर थे, ये कराची केई में वो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। मैं गया था उधर उस वक्त। हमारा एक इंटीरियर मिनिस्टर जो बाद में मलिक हबीब, वो एक ही वाज नंबर 2, और वो बता रहे थे कि चोरी को कैसे रोक सकते हैं। और इट्स नॉट इम्पॉसिबल, कर सकते हैं आप भाई। लेकिन अगेन वही बात है ना सर, फोकस भी तो हो। लेकिन जैसे हम ये बात कर रहे थे कि फूड इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा मुतासर करती है, तो इस हवाले से जो ओवरऑल भी ज़ाहिर है महंगाई है, उसको कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। और ख़ुद तो इमरान खान साहब ने भी कहा है कि मैं सीखना चाह रहा हूँ कि चाइना ने टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे ये किया। सुन लेते हैं उन्होंने एग्जैक्टली दौरा श्रीलंका में इस बारे में क्या कहा। We were discussing how to bring down the prices of food items. He told me how he went to China and he actually visited various farms from where he discovered that how they had reduced the gap between the wholesale and the retail. In our country right now, what the farmers produce and what that produce is sold in the retail shops, there's a huge gap. And so the Chinese reduced that gap through technology. I'm immediately going to go back and bring in technology. तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना था। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि वाकई ये टेक्नोलॉजीज़ को भी यूज़ करके और जो मैकेनिज्म है उनको यूज़ करके महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, या चूंकि बेसिक्स ही इतनी ख़राब हैं तो महंगाई तो होना ही होना है? देखिए, वजूहात क्या हैं महंगाई की जो पाकिस्तान में हम देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो इनपुट कॉस्ट हैं, यानी कि बिजली की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ रही है, गैस की कीमत बढ़ा देते हैं, और वो फिर इनपुट कॉस्ट जब बढ़ती हैं तो आप जो चीज़ भी बना रहे हैं उसकी कीमत महंगी हो जाएगी। अब बिजली की कीमत जो है वो तो हुकूमत खुद से बढ़ा रही है। अगर रुपया नीचे आता है और तेल की कीमत बढ़ती है, वो भी हुकूमत खुद से कर रही है। गैस का सारा कंट्रोल हुकूमत के पास है। तो एक बहुत बड़ा जो हाथ है महंगाई के पीछे, जो इनपुट कॉस्ट जिसको कहते हैं, उसके पीछे तो हुकूमत खुद से ये काम कर रही है। अगर बिजली की कीमत आपने 11 से 28 रुपए कर दी, जो इंडस्ट्री बिजली इस्तेमाल कर रही है वो आपको नजर आएगी उसके एंड प्रोडक्ट के अंदर, तो वो महंगाई सामने आ जाएगी। अच्छा, डंडे का जोर जो भी जिक्र किया गया, डंडे के जोर से तारीख गवाह है, दुनिया भर की तारीख गवाह है कि आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपने पॉलिसी के बुनियाद के ऊपर, पॉलिसी के जोर के ऊपर महंगाई को कंट्रोल करना है। अच्छा, अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। देखिए, अगर चीनी की पाकिस्तान में कमी आ रही है और माफिया का जिक्र किया जाता है और चीनी 100 रुपए से ऊपर चली गई है पर किलो, इसको हल करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वजीर आजम साहब को 2 काम करने होंगे, सिर्फ 2 सेंटेंसेस लिखने हैं उनको। एक जुमला अगर वो ये लिख दें
कि भाई जो चाहे जितनी मर्जी चीनी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर दे, हमने किसी को सब्सिडी नहीं देनी हुकूमत से, पहला काम। दूसरा काम हुकूमत ये कर दे कि जो चाहे जितनी मर्जी चीनी दुनिया भर से, दुनिया के किसी भी मुल्क से पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट कर ले, हम किसी किस्म की इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। आप यकीन कीजिए कि इन दो पॉलिसीज के नतीजे में 22 करोड़ पाकिस्तानियों को दुनिया की सस्ती तरीन चीनी मिलेगी और पाकिस्तान में कभी भी 1 किलो की भी किल्लत नहीं आएगी। तो मामला पॉलिसी का है, मामला यहाँ किसी मैजिस्ट्रेट का कोई रोल प्ले करने का नहीं है। ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग वैसे पॉइंट बताया। मैं इमरान साहब का भी इस पे कमेंट लेती हूँ और साथ ही इमरान साहब ये भी ऐड कर लीजिए कि आप क्या समझते हैं, आगे लॉन्ग मार्च भी करना है, अपोजिशन तो जाहिर है ऐसी चीज़ों को, वीक पॉइंट्स जो हैं हुकूमत के, उसको पूरी तरह फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। तो आप समझते हैं महंगाई एक इतना बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लॉन्ग मार्च में एक बड़ी आवाम की तादाद हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन के साथ सड़कों पर होगी? देखिए डॉक्टर साहब ने जो बात की है ना, पॉलिसी की बात ये है कि अगर आप देखें तो इस हुकूमत की पॉलिसी ही तो कोई है नहीं। डे 1 से 2.5-3 साल में फुकदान सबसे ज़्यादा क्या रहा है, यही कि पॉलिसी नहीं है। जो इनके एक्सपर्ट थे, जो 200 एक्सपर्ट आने थे, उन्होंने पॉलिसीज़ बनानी थी, वो अल्लाह जाने कहाँ रह गए, कहाँ खो गए, पर शायद ख्वाबों में आए थे, ख्वाबों में पॉलिसीज़ बनाई और चली गई। एक पॉलिसी आप मुझे बता दें, हम रोते हैं यहाँ महंगाई को, चले मान लिया बिजली महंगी हो गई, इंडस्ट्री महंगी हो गई, चीनी का आपको डॉक्टर साहब ने बता दिया। हम जो ज़राई मुल्क है, हमेशा हमने बचपन से ये पढ़ा पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। यहाँ मुझे ये बता दें कौन सी फसल ऐसी है जो सस्ती है? भाई गंदम जैसी चीज़ जो बेसिक आपकी फसल है वो यहाँ महंगी हो गई। कॉटन जो आप पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते थे, जिससे आप ज़रा मुबादला कमाते थे, वो आप अब देखें आप इंपोर्ट करते हैं। आपका हाल उसमें क्या हो गया? चावल की फसल देख लें, मकई की फसल देख लें, दालें, गरीब आदमी जो दालें बेचारा खा सकता है, अब दाल भी उसकी पहुंच में नहीं रही। चिकन आप देख लें, चिकन तो खैर अब जितना महंगा है शायद सफ़ेद पोश भी नहीं वो खा सकते, या बिल्कुल रमज़ान में जब मज़ीद महंगा होगा तो बिल्कुल ही ना खा सके। बात यह है कि इन्होंने पॉलिसी बनाई क्या है सियासी। अब मैं आपको उस सवाल के जवाब की तरफ आ जाऊँ, आप ये मेरी बात लिख लें कि अगर PDM कुछ कामयाब हो सकती है या अपोजिशन कोई कामयाब होगी तो PDM अपनी पॉलिसीज की वजह से नहीं होगी। अवाम अगर निकलेंगे तो महंगाई के दुख से निकलेंगे। अभी तक तो वो हाल है ना, है तो बड़ी बुरी बात, लेकिन अवाम इतने बेहिस हो चुके हैं कि उन पे कोई चीज़ असर ही नहीं करती। लेकिन जिस दिन गरीब आदमी बेबस हो गया तो फिर वो किसी को छोड़ेगा नहीं, वो हुकूमत और अपोजिशन का फर्क भूल जाएगा और फिर सड़कों पे वो दमादम मस्त कलंदर होगा कि इन सबको समझ आ जाए। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि ये इतना बड़ा फैक्टर है? लाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये 2.5 साल में ये सब चीजें हो गए। ये तो 30 साल 20 साल इससे पहले तो ये दोनों गवर्नमेंट्स थे। ये लुटेरे जो चोरी करके बाहर बैठे हुए हैं, इस बेचारे के पास तो सिर्फ 2.5 साल हुआ है और इसके पास एक पूरी ब्यूरोक्रेसी है। क्यों नहीं आके ब्यूरोक्रेसी, उसको पॉलिसी ऑप्शंस देना चाहिए। मगर इनका भी थोड़ा कसूर ये है कि वो पूछना चाहिए। भाई मैंने एक प्राइम मिनिस्टर के लिए काम किया, मैं जाके ऐसे लेक्चर तो नहीं खिला देता था उसको कि हाँ ये करो वो करो ये करो, मगर उसको सवाल अगर अब पूछती थी तो फिर मेरा फर्ज बनता था कि उसको बताएं, और ज्यादातर मैं बताता भी था इसलिए कि मेरी फितरत ऐसी है। मगर कहने की बात सिर्फ ये है, ये कहना कि यार सब चीज इमरान खान पे इट्स नॉनसेंस। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये क्या, ये जो क्यों नहीं आप बिजली चोरी रोक सकते हैं? क्यों नहीं रोक सकते हैं? मुझे पता है रोक सकता है। क्यों नहीं रोकते हैं? इसलिए कि खाऊ है बीच में, इसलिए नहीं रोक सकते हैं। इन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का कुछ नहीं है। अगर एक आदमी होर्डिंग करता है और उसको अगर आप नहीं पकड़ेंगे और होर्डर्स पड़ेंगे, और जब होर्डिंग होती है प्राइसेस बढ़ते हैं। ये नहीं है कि पूरी मुल्क में, उस मार्केट में, उस सिटी में, उस एरिया में बिल्कुल काम है उनका कि इन लोगों को पकड़ना और पनिश करना। अच्छा हिलाली साहब, बात यह है कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, पिछले चोर थे, लुटेरे थे, डाकू थे, उन्होंने इतनी महंगाई कर दी कि मार दी, कमर तोड़ दी गरीब की। ये बेचारा रोक ही लेता, ये उसमें इजाफा ही ना होने देता, ये कम से कम काबू कर लेता गुड गवर्नेंस से। इस बेचारे ने, आपके इस बेचारे ने उसमें मजीद इजाफा कर दिया, गरीब को रोल दिया। क्यों डॉक्टर साहब आप बताएं, मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? या हुकूमत रोक सकती थी या नहीं रोक सकती थी?
देखिए, इस वक्त एक तो मैंने जैसे शुरू में कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम इतना है, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो, जो दो पहिए हैं हमारी जमहूरियत के, वो दोनों ही का इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर इस वक्त फोकस नहीं है। अपोजिशन का ये काम है टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, कि हुकूमत कोई हमें पॉलिसी दे, वो उनको अकाउंटेबल भी नहीं ठहरा रहे हैं। हुकूमत का काम है पॉलिसी देना, वो कतन पॉलिसी नहीं दे रही है, वो सारी की सारी हुकूमत सिर्फ ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर चलाने की कोशिश कर रही है। वो जो हमने सुना था कि 200 आदमियों की टीम आएगी और सारी प्लानिंग बनी हुई है, अब आप गौर कीजिए कि अगर आज आप इनका मंशूर खोल के देखें, जो पीटीआई ने मंशूर दिया था 2018 में, वो इतना खूबसूरत डॉक्यूमेंट है। उसमें पाकिस्तान के मेजर प्रॉब्लम्स बताए गए हैं, उसमें पाकिस्तान के मेजर फ्लॉज बताए गए हैं कि क्या कमजोरियां हैं, और फिर उनके हल भी बताए गए हैं। तो ये कह देना कि पीटीआई के लीडरान को ये पता नहीं था, ये उनके इल्म में नहीं था, ये 2 साल 2.5 साल पहले जब इन्होंने अपना मंशूर निकाला था उसमें ये सब चीजें लिखी हैं। उसमें जो रिफॉर्म का लफ्ज है, जो इस्लाहात का लफ्ज है, वो तकरीबन 6 दर्जन दफा। तो फिर तो ये बड़ी सही बात है डॉक्टर साहब, अगर पता भी है उसके बावजूद वो कर नहीं पा रहे तो क्या समझा जाए। जैसे आज आपने एक आर्टिकल भी लिखा है सिस्टम फेलियर के नाम से, कि ये सिस्टम ही पूरा का पूरा हमारा माशी ढांचा, ओवरऑल जो ब्यूरोक्रेसी और सारा सिस्टम ही वो इतना नाकाम है कि इसमें कोई परफॉर्म कर ही नहीं सकता, भले उसे इदराक हो भी मसाइल का। समीना, असल सवाल ये है जो अब आपने किया है कि हम पिछले 70-72 साल से चल रहे हैं एक सिस्टम के अंदर, और उस सिस्टम ने 22 करोड़ पाकिस्तानियों को क्या दिया है, ये सवाल है पूछने का, और इसका जवाब सबके पास है। कि उस सिस्टम ने 22 करोड़ पाकिस्तानियों को कुछ नहीं दिया। जो 3 करोड़ खानदान पाकिस्तान में रहते हैं, जो हमारा सर्वे हमें बताता है, उनको कुछ नहीं मिला। जो 1000 फैमिली सियासत में थी, उन्होंने बहुत कुछ बना लिया। तो ये कमजोरी सिस्टम के अंदर है, और एक बुनियादी कमजोरी जो नजर ये आ रही है कि जो हमारे सियासतदान हैं वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, वो डोमेन एक्सपर्ट्स नहीं है। एक जरूरत है कि पूरे के पूरे मॉडल ऑफ गवर्नेंस है उसको बदलना है। हमको चाहिए ये होगा, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कि हर सब्जेक्ट के अंदर डोमेन एक्सपर्ट्स लेके आए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स लेके आए, और जो हमारे सियासतदान हैं वो ओवरसाइट कमिटीज बनाएं। वो खुद से एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पिछले 70-75 साल का तजुर्बा हमारे सामने है। तो पूरा का पूरा मॉडल ऑफ गवर्नेंस जब तक नहीं बदला जाएगा, 22 करोड़ पाकिस्तानियों को समीना कुछ मिलने वाला नहीं। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और जो डॉक्टर साहब ने बात की है, कितना अग्री आप करते हैं इससे? बिल्कुल, ये नहीं बिल्कुल सही कहा है, ये सिस्टम इज आउट ऑफ डेट। देखिए, मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये अवाम को भी तो देखे थोड़ा सा। आप तो अब पॉलिटिशियंस पे ब्लेम कर रहे हैं, जैसे चलते जाते हैं वैसे लोगों पे इल्जाम लगाते हैं। अवाम क्या होता है, इनको पता नहीं है किसको इलेक्ट करने के लिए। 20 साल से तो चोरों को इलेक्ट कर रहे हैं। अब एक आदमी को इलेक्ट किया है, वो ईमानदार है, उसको इलेक्ट किया है, उसको मेजोरिटी नहीं दिया है, उसको कोएलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ता है। कौन है कोएलिशन गवर्नमेंट में? वही है, वही चोर जो 20 साल से 30 साल से हैं। वो क्या करेगा? अगर वो जाके शुगर लॉबी के साथ लड़ेगा तो उसकी गवर्नमेंट चले जाएगी। तो आप कहेंगे भाई लड़ो और गवर्नमेंट छोड़ के चले जाओ। 3 महीने के बाद अगर वो गवर्नमेंट छोड़ के चले गया है इसलिए कि वो लॉबी को खत्म करना चाहता है, लोग कहेंगे बेवकूफ, इसको तो कुछ आता ही नहीं था, ये पता नहीं इलेक्शन में आया क्यों लड़ने के लिए, ये लोगों के साथ काम भी नहीं कर सकता। आपने आखिर में ऐसा कमेंट कर दिया, एक अलग से डिबेट है हिलाली साहब, और इमरान साहब बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं मुझे पता है, लेकिन मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ये एक अलग से डिबेट है कि कौन ईमान है कौन नहीं है, और कौन क्या कर सकता था कौन क्या नहीं कर सकता था। लेकिन बहरहाल डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। मईशत ज़ाहिर है रीढ़ की हड्डी है, और किसी भी गवर्नमेंट के लिए ज़ाहिर है उससे अवाम उसी वक्त मुतनफ़र होते हैं अगर महंगाई रहते हो। ये एक बड़ा चैलेंज है इस गवर्नमेंट के लिए, इस पर सबका इत्तेफाक है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद पॉलिटिकल सिचुएशन पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। नून लीग की आगे मुस्तकबिल की क़यादत की बात करें तो हम देखते हैं कि कभी मरियम हमें फ्रंट पर लीड करती नज़र आ रही हैं, और अब मरियम थोड़ी सी पीछे और हमज़ा थोड़ा ज़्यादा आगे नज़र आ रहे हैं। ये गेम क्या है, किसके हाथ में जाएगी आखिरकार, इस पर बात करते हैं थोड़ी। और इमरान साहब, आपकी तरफ आते हुए, ये बाय चॉइस है या ये प्लानिंग है, या फिर ये इत्तेफाकन ऐसा होता है कि कभी हमज़ा आगे और कभी मरियम?
ये मैं नहीं समझता बिल्कुल भी कि ये इत्तफाकन होता है। हाँ जी, ये आप देखें, इसको आप ज़रूरत समझें, बॉय चॉइस समझें या जो भी समझें, असल में मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी क्या रही है। हम हमेशा यहाँ जब भी डिस्कस करते हैं तो बात होती है मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी ये रही है कि पहले मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ, वो दोनों, मियाँ नवाज शरीफ अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते थे तो शहबाज शरीफ प्रो इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात और ये चीज़ें और उसको उस तरह से रखते थे। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब एक जो राय उन्होंने चल भी रही है, खबर भी है, अब हुआ ये है कि जरदारी साहब ने भी जब कोशिश की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से कि PDM को किस तरह से इन किया जाए, तो उन्हें भी कुछ हलकों की तरफ से कहा गया कि मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है उनके लिए कोई अभी फौरी स्पेस नहीं है। अगर इस बात को सच मान लिया जाए तो फिर मुस्लिम लीग नून ने अपनी दुकान बंद तो नहीं कर देनी, शटर तो नहीं नीचे फेंक देना कि जी अब तो अगर उनके लिए स्पेस नहीं है तो हम क्या करें। जैसे कहा जा रहा है कि जी उनके लिए शायद अभी हलकों में वो नई सेटलमेंट हो रही, अब अगर नहीं होती तो पीछे रह जाते हैं हमजा शहबाज और उनके वालिद शहबाज शरीफ। अब शहबाज शरीफ वैसे भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात बेहतर हैं। हमजा की अगर आप बात करें तो मैं आपसे फिर एक दफ़ा ये कहूँगा कि अभी आप देखें पंजाब में कम अज़ कम, क्योंकि पंजाब ही मेन ग्राउंड है उसका, अपना होम ग्राउंड मुस्लिम लीग नून का, और पंजाब में अटक से लेके रहीम यार खान तक हमजा नवाज़ की बहुत ज़बरदस्त पेनिट्रेशन है। एक सिर्फ लीडरों तक नहीं, कारकुनों तक भी, वो एक एक बंदे को खुद जानते हैं। क्यों पिछली 2 हुकूमतों में बराह रास्त लोग अपने मसाइल लेके इवन वुज़रा, MPAs, MNAs सब हमजा शहबाज के पास आते थे। तो मुस्लिम लीग नून को ये सूट करता है कि हमजा जो है इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव हों, ताकि जो आगे उन्होंने टेम्पो बनाना है और लॉन्ग मार्च में अगर बंदे निकालने हैं तो उसमें हमजा ज़्यादा बेहतर तरीके से या मामलात को मैनेज कर सकते हैं। इसलिए मुस्लिम लीग नून का फ़ायदा इसी में। लेकिन हिलाली साहब, दूसरी तरफ एक राय ये भी है कि मरियम नवाज एग्रेसिव हैं और जब वो लीड करती हैं तो शायद ज़्यादा लोगों को चार्ज करती हैं, क्राउड पुलर हैं। आप समझते हैं हमजा रिप्लेस कर सकते हैं मरियम को? देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि इनका कैरेक्टर और इनका टेम्परामेंट कुल मुख्तलिफ है, मगर इस वक्त वो उभर के नहीं आ रहा है। इतना उभर के ये आ रहा है कि दोनों अपने रिस्पेक्टिव बाप के पॉलिसी पे चल रहे हैं, एक नवाज पे और दूसरा शहबाज पे। मिसाल के तौर पे मरियम जो है वो कॉन्फ्रंटेशन चाहती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, फट करके उनके साथ लड़ती है, पंगा लेती हैं, गाली गलौच होता है खामखा, और हमजा जो है चुप है, क्वाइट है, वो चाहता है, वो कहता है, वो बोलता है कि मैं गुड टर्म्स चाहता हूँ इस्टेब्लिशमेंट की तरह, अपना टेम्पर नहीं लूज़ करता है अपने बाप की तरह। और अगर वक्त पड़ेगा, जैसे बाप बुरखा में निसार चौधरी के साथ गेट नंबर 4 से जाता था बात करने के लिए, अगर मौका मिले तो शायद वो भी करने लग जाए, बिल्कुल सही बात है। और फिर इन लोगों को बेनिफिट्स भी मिलते हैं इस किस्म के एटीट्यूड का इस्टेब्लिशमेंट से। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि दोनों को एक गेम खेलना है, एक है गुड कॉप, एक है बैड कॉप, और अब तक उनके वालिद साहब जो हैं मुख्तलिफ, वो चाहते हैं कि वो ये गेम खेले, तो वो गेम खेले जा रहा है। और मगर मैं रोल वही है, बस चेहरे बदल गए। अच्छा हिलाली साहब, ये लॉन्ग रन चाह इनकी मुख्तलिफ हैं। हिलाली साहब जो फरमा रहे हैं ना, मैं इससे बड़ी माजरत के साथ इत्तेफाक नहीं करता कि ये लॉन्ग रन नहीं चलेगा। अच्छा, यही चलेगा। उसकी बुनियादी वजह कि जो अभी हिलाली साहब कह रहे थे ना कि दोनों अपने अपने वालिद की पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। मैं समझता हूँ दोनों के वालिद की एक ही पॉलिसी है। मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ दोनों की पॉलिसी हमेशा एक ही रही है। हाँ, उसका खेलने का अंदाज मुख्तलिफ रहा है। वो अपने अपने पत्ते खुद चुनते हैं कि किसने किस तरह से करना है। अब उसी तरह से मरियम नवाज और हमजा शहबाज आप देखेंगे कि वो जिस तरह भी हो, मरियम आपको एग्रेसिव नजर आएंगी और हमजा जो है वो, लेकिन मरियम की स्पेस पर बनेगी कैसे? क्योंकि मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब ने जब सियासत शुरू की थी तब तो वो इतने एग्रेसिव नहीं थे, वो तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मिलके चलते थे। उस वक्त स्पेस बन जाएगी। इमरान साहब, एक सवाल का मेरा एक सवाल, मैं एक सवाल इमरान को पूछना चाहता हूँ। इमरान साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो जावेद लतीफ़ के मामले में क्या मुख्तलिफ इनके रिएक्शंस हैं कि एक ही रिएक्शन है? आप बेहतर जानते हैं, क्या रिएक्शन था इनका?
देखें जावेद लतीफ़ ने जो कहा उस पे तो जो हमने कल कहा था वो भी बहुत वायरल हुआ है, और हिलाली साहब उस पे तो पूरा पाकिस्तान उसकी ले दे कर रहा है। सबसे अच्छा रिएक्शन इमरान साहब का। हाँ जी, अब इशू ये है तो वैसे इमरान खान ने, मैं सुन रहा था। हाँ जी, अब इशू ये है कि ये जो हमजा शहबाज और मरियम की तरफ वापस आ जाते हैं। मरियम का आप देखेंगी कि मरियम की जगह बन जाएगी। बन कैसे जाएगी? अब देखें नवाज शरीफ और मरियम को सूट क्या करता है। एक ये सूट करता है कि वो शरीफ फैमिली बिल्कुल ख़त्म हो जाए इक़्तिदार में से, मुस्लिम लीग नून से हट जाए, तो दूसरा कोई भी आएगा वो उनको वो रिस्पेक्ट वो चीज़ देगा, उनके लिए वो हालात बनाएगा कि नहीं। लेकिन जो अगर शहबाज शरीफ और हमजा की सूरत में पार्टी पे कंट्रोल रहता है और हुकूमत और ताकतवर हलकों से भी मामला को तय हो जाते हैं, तो जो ये नरम गोशा रख के उनके लिए स्पेस बना सकते हैं, अच्छा। वो कोई और नहीं बना सकता। लिहाजा पूरी फैमिली को ये सूट करता है। ये बड़ी बारीक गेम है वैसे। ठीक है, हिलाली सूट करता है, सही है। लेकिन हिलाली साहब कारकुनान को क्या सूट करता है? चलेगा इसलिए कि जी आप कर लीजिए। कारकुनान को हमजा सूट करता है, कारकुनान को हमजा सूट करता है इसलिए कि हमजा उनकी बातें सुनता है, वो फ़र्क पड़ता है ना, मेल उनके साथ जाते हैं, बात करते हैं और समझता है उनको, और 20 साल से करता रहा है। जैसे शाहनवाज भुट्टो, बीबी के पास जो अपने कारकुन थे वो तो बड़े उसको डिवोटेड थे, मगर शाहनवाज भुट्टो को भी बहुत, नॉट शाहनवाज सॉरी, मुर्तज़ा भुट्टो को भी बहुत सारा अपने लोगों के साथ लगन थी और उनकी उसके साथ थी। वो सोचते थे वो मेल हेयर डायनास्टिक सक्सेशन हमारे जो उसमें होता है, तो मेरे ख्याल में इनका भी अगर आप देखेंगे, अगर ये रिस्पेक्टिव बाप चले जाएं और गुड कॉप बैड कॉप का रोल ख़त्म हो जाए, और ये ख़त्म हो जाएगा इसलिए कि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा जो हमारी ये खातून करती हैं, मरियम बीबी, मेरे ख्याल में दैट डज़ नॉट पे। इस वक्त इट इज़ नॉट पेइंग, इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव। हिलाली साहब बहरहाल आप देख लीजिएगा कि अगले जो हालात बन रहे हैं, जो दिन आ रहे हैं, उसमें आपको हमजा बहुत एक्टिव रोल में नज़र आएंगे, और आप पंजाब में ख़ास तौर पे उनका रोल भी देखेंगे और मुस्लिम लीग नून को लीड करते हुए भी देखेंगे। हमजा शहबाज आपको पंजाब में पूरी तरह से एक्टिव नज़र आएंगे। चलें जी, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन एक छोटा सा मुझे कमेंट ज़रूर इस पे कर दें, लॉन्ग मार्च में कौन लीड कर रहा होगा PMLN को, क्योंकि अब तो मरियम की गिरफ्तारी की बातें भी हो रही हैं। देखिए मरियम अगर गिरफ्तार हो जाती हैं तो फिर तो हमजा ही करेंगे, अगर मरियम गिरफ्तार नहीं होती हो तो हमजा और मरियम दोनों मिलके करेंगे। कोई रिफ्ट तो नहीं होगा इसमें? नहीं, कोई रिफ्ट नहीं होगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप देखेंगे सब होगा। जी 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 हिलाली साहब, क्या लाजमी है गिरफ्तारी, लाजमी है गिरफ्तारी। अच्छा ठीक है, तो आपको लगता है फिर हमजा लीड कर रहे होंगे PMLN को? अगर वो गिरफ्तार ना हुआ, केसेस इनके खिलाफ इतनी चोरी हुई है, कभी पता नहीं चलता है कब इन लोग गिरफ्तार होते हैं। ठीक है, चलें जी हम एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ थोड़ा सा सियासी मंजरनामा जो हमारे इर्द गिर्द है उस पर भी नज़र डालते हैं कि अफ़गानिस्तान में क्या सूरत हाल है। अमरीकी फ़ौज का इनखला थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ताख़ीर का शिकार हो गया, उसकी वजह क्या है बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरें आ रही हैं कि शायद जो अमरीकी फ़ौज का इनखला अफ़गानिस्तान से वो ताख़ीर का शिकार हो जाए, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं हिलाली साहब से जानते हैं। हिलाली साहब, कुछ ऐसी बातें आ रही हैं अमरीकी मीडिया में कि जो तयशुदा चीज़ें थी उनमें शायद कुछ मज़ीद तरामीम होने जा रही हैं। क्या खिचड़ी पक रही है अफगानिस्तान में इस हवाले से? हाँ, ये तयशुदा के बारे में ये है कि तालिबान ने जो एग्रीमेंट साइन किया था ट्रंप वालों के साथ, वो था कि 1 मई तक हम निकल जाएंगे अफ़गानिस्तान से। अब वो बाइडन कहता है वो बहुत जल्दी है, हम कोई और डेट चाहिए। तालिबान का जवाब ये है कि हमने मुआहदा साइन कर लिया और अब इस पर आप ये करें, अमल करें। मगर बात असल ये है कि हमारे साथ इन्होंने बड़ा धोखा दिया है समीना, ये अमेरिका ने। कैसे धोखा दिया है? देखिए, हम तो पूरा एविडेंस यूनाइटेड नेशंस को दे दिए हैं कि हम ये हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान से क्या क्या कर रहा है, हमारे ख़िलाफ़ अटैक कर रहा है, हमारे ख़िलाफ़ ईरान और अफ़गानिस्तान से। और अमेरिकन ने जी जाके अब 5 मुल्कों को दावत दी है कि आके अफ़गानिस्तान से बात करें, कि अफ़गानिस्तान के बारे में उनके साथ मिल के बात करें, और उनमें से एक मुल्क है इंडिया। मैंने इंडिया अगर वो टेबल पे बैठेगा
तो इंडिया क्या बोलेगा भाई? इंडिया तो गनी के साथ उनको पैसे देता है, उनका जो नेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट है वो इंडिया से पैसे लेता है। ही इज अ पेड एजेंट ऑफ इंडिया, वो अहमद जो उसका नाम है, और दूसरे भी हैं। ये सब बिके हुए माल हैं, ये कठपुतली हैं अमेरिका के। और उधर और वो बैठ के इन लोगों के साथ बात करेगा ऑन द फ्यूचर ऑफ गनी गवर्नमेंट। क्या फ्यूचर? वो क्या कहेगा? वो कोशिश करेगा कि हर चीज को गलत हो, वो कोशिश करेगा कि वो क्या कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इंट्रीग्स और साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे मुल्कों के साथ करें। और अमेरिका ने क्यों बुलाया इनके? इसलिए अमेरिका जाना चाहता है और इंडिया को छोड़ के जाना चाहता है, उनका चौकीदार बनाना चाहता है इस और ये तो चीज पर जाहिर है पाकिस्तान के लिए बड़ी चैलेंजिंग होगी। ठीक है इलाही साहब, बस टाइम कम है, मैं इमरान साहब से भी कमेंट ले लूं। इमरान साहब, फिर तो हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। देखिए असल में अफगान अमल जो जितना भी अमल है ना, इसमें सबसे बड़ी रुकावट है कौन? इंडिया और अशरफ गनी। इंडिया और अशरफ गनी, क्योंकि इंडिया और अशरफ गनी दोनों ये समझते हैं कि अगर ये मामला हो गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान उनका होगा। अब इंडिया ने अपनी जो तजारत है इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ, उसके ज़ोर पे, अपनी लॉबिंग के ज़ोर पे, अपने ताल्लुकात के ज़ोर पे बाइडन इंतज़ामिया को ये बावर कराने की कोशिश की है कि आप हमें भी इसमें शामिल करें अमन मुज़ाकरात में, और हम आपका ये मामला जो है बेहतर अंदाज में करवा सकते हैं। अब वो उसमें किसी हद तक कामयाब हो गए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान को इसमें सीधा साधा नुकसान है, क्योंकि अगर इंडिया इसमें आता है तो पाकिस्तान सिर्फ ये नहीं समझता कि मामला ख़राब होंगे, बल्कि आप ये देखें कि इससे तालिबान जो हैं वो भी नाराज़ होंगे। तालिबान को भी इंडिया उस तरह से सूट नहीं करता, और तालिबान अगर किसी हद तक इस बात पे तो राज़ी, मैं समझता हूँ, हो भी जाएंगे कि चले इसमें इतनी तेज़ी ना की जाए, आप 1 मई से इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर दें। लेकिन अगर ये कौमी हुकूमत की और इस तरह की बातें होंगी तो उससे खित्ते में टेंशन बढ़ेगी, और टेंशन जब बढ़ेगी तो मामला ख़राब होगा। इंडिया पाकिस्तान पे नज़र रखने के लिए और यहाँ अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको उस तरह से जारी रखने के लिए ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में उसका कंट्रोल रहे। और क्या जो अफगान तालिबान है उनके लिए ये एक्सेप्टेबल होगा कि इंडिया को कोई रोल वहाँ पे मिल जाए? हिलाली साहब, वैसे भी ये तो चीज़ें डिसाइडेड थी ऑलरेडी। देखिए, अफगान तालिबान को, इंडिया अफगान तालिबान को वैसे ही जाके अप्रोच करता, अलहदा अप्रोच करता, वो करता, उनका हक है करने के लिए, और इनकी और उनकी बातें होती। और मैं आपको ये कह सकता हूँ इस वक्त कि जितने पैसे आप अफगान तालिबान को ज़्यादा ऑफर करेंगे उतना आप दे विल वांट टू प्ले योर गेम। मगर कहने की बात यह है, अमेरिका को हमें बगैर पूछे इंडिया को बुलाना, जब उनको पता है कि क्या क्या हिंदुस्तान किस तरीके से हमें हमारे खिलाफ है, और फिर हमें कहना कि तुम भी आके बैठ के इनके साथ बात करो, आई मीन इट्स टू मच। मैंने रेकमेंड किया है, और शायद इस तरह की चीजों से फिर खुद उनको भी नुकसान होगा इवेंचुअली। ये हुकूमत की खारजा पॉलिसी जी है, जो इनकी टीम है पूरी, उसको चाहिए कि इसको टेकअप करें और उनसे कहें कि आप इंडिया को बुलाते हैं तो हम नहीं आते। ठीक है, एक बड़ा चैलेंज है, देखते हैं कैसे टैकल करती है। वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह।